हेलो urban। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का जो पहला यहाँ पर सत्र होने जा रहा है, हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे कई सारे अन्य पहलुओं को लेकर के, जिसमें हम यूपी के करंट अफेयर्स में सबसे पहले देखेंगे होने जा रहा है इस साल के महाकुंभ में क्या क्या हुआ है। देखिए, महाकुंभ के करंट अफेयर्स में काफी सारा कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज का जो एक विशेष सत्र हमने करंट अफेयर्स बनाया, ये पूरी तरीके से हम फोकस रहेंगे महाकुंभ को लेकर के। आखिर क्या क्या घटित हुआ, उस समय क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, क्या योजनाएं इत्यादि घोषित की गई सरकार की, पहले कौन कौन सी रही महाकुंभ को लेकर के, डेटा यहाँ पर क्या रहा, प्रमुख रूप से स्नान को लेकर के क्या चीजें रही, टेक्नोलॉजी को लेकर के यहाँ पे महाकुंभ में क्या क्या प्रयोग किया गया। यानी कि महाकुंभ से जुड़ा हर एक पहलू जो भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, जहां से पूछा जा सकता है, वो आज के इस पूरे सत्र में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि महाकुंभ का ऐसा कोई भी चीज हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा में ऐसा कुछ रह जाए जो रिवीजन के पर्पज से हमने डिस्कस ना किया हो। तो सभी लोग यहाँ पर बस अब कंटिन्यू यहाँ पर बस सुनते चलना है कि आखिर क्या विशेष रहा, क्या क्या चीजें रही, और उससे जुड़े फैक्ट क्या रहे, क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। आप सभी तैयार हैं? तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के अपने सत्र को, और देखते हैं क्या क्या रहा आपके लिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। पहली चीज देखिए, पहला जो टॉपिक है यहीं पर देखिए हाईलाइटेड हो जाता है। पहला क्वेश्चन यही हो गया। देखिए लिखा क्या हुआ है, महाकुंभ मेला 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। तो क्वेश्चन एक यही बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कौन सा है। ठीक है, और उसमें चार ऑप्शन आ गए, तो कौन सा आपको टिक करना है? महाकुंभ, जो कि यूपी में प्रयागराज में यहाँ पर 2025 में हुआ। अब क्यों हुआ, इसके कारण क्या रहे, क्या डेटा यहाँ पर हमें बताता है, वो भी इसको चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर महाकुंभ जो है पृथ्वी में सबसे बड़े मानव समागम के रूप में, इसे मेला जो होता है मानवों के समागम यहाँ मिलने की जगह पर, इकट्ठा होने की जगह को यहाँ पर एक मेले की एक संज्ञा दी गई है। और महाकुंभ जो मेला है 2025 में आयोजित हुआ। पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुभ शाही स्नान के साथ ये शुरू हुआ, और एक जो डेटा यहां पर कहा गया था, महाकुंभ की शुरुआत का जो प्रचार हुआ था, जो इसकी कह सकते हैं पौराणिकता, और उसके साथ साथ जो तिथियों समागम यहां पर आपको ग्रह नक्षत्रों का मेल था, वो कहता है कि प्रत्येक 144 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण यह आयोजित हुआ। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखा जाए तो त्रिवेणी संगम पे, त्रिवेणी का भी यहां पर एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, पवित्र स्थान है त्रिवेणी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि तीन नदियों का संगम है। गंगा यमुना जो आज के समय में हमें लगातार दिखाई ले जाती हैं, देखते हैं हम, वहां पर स्नान करते हैं, अलग अलग यहाँ पर शहरों से गुजरती हैं, राज्यों से गुजरती हैं, लेकिन एक साथ साथ एक नदी का इसमें पौराणिक महत्व भी है, जिसको हम कहते हैं सरस्वती। तो पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम पर 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना यहां पर थी। उसके साथ यहां पर यह मेला शुरुआत होता है, और जितने भी दिन चला यहां पर उसने कई रिकॉर्ड तोड़े महाकुंभ के स्नान में। ठीक है, तो शुरुआत यहां से होती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक यहां पे आयोजन महाकुंभ मेला, शुरुआत जनवरी में यूपी में हुआ। डेटा यहां पर कहता है कि 144 साल बाद एक खगोलीय घटना हुई, और तीन नदियों के संगम पर, जिसे त्रिवेणी कहते हैं, वहां पर इसका आयोजन हुआ। अन्य चीजें क्या क्या रही, देखिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से प्रमुख शाही स्नान रहे। ठीक है, कितने प्रमुख शाही स्नान रहे, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए इसकी शुरुआत यहां पर देखा जाए तो एक स्नान जो है, जो लास्ट यहां पर खत्म हुआ, तो 45 दिवसीय एक आध्यात्मिक उत्सव था, 26 फरवरी को समाप्त हुआ। और इसने हम देखें तो आपको एक मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को हुई, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को। देखा जाए तो यहाँ पर तीन आपके महत्वपूर्ण आपके स्नान थे, शाही स्नान जिसको हम कह सकते हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसमें आपको लास्ट जो होता है 26 फरवरी को हम देखते हैं, जो महाशिवरात्रि का एक स्नान इसमें आपको जोड़ा जाता है। 13 तारीख को भी यहाँ पर देखा जाए तो एक जिस दिन ये स्नान हुआ था, पौष पूर्णिमा पड़ रही थी, 13 जनवरी को, 13 जनवरी को एक स्नान हुआ था पौष पूर्णिमा के दिन। उसके बाद 14 जनवरी को हुआ था मकर संक्रांति का। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, फिर आपको 29 जनवरी को हुआ था मौनी अमावस्या। बसंत पंचमी का आपको यहाँ पर 3 फरवरी को होता है। उसके बाद फिर एक आपको जाकर के यहाँ पर 14 तारीख को, 13-14 मान के चल रहे थे, 13-14 फरवरी को यहाँ पर स्नान हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो आपका लास्ट जो स्नान हुआ था वो 26 फरवरी को हुआ था। तो ये प्रमुख जो डेट्स हैं जो स्नान को लेकर के, इसमें शाही स्नान की यहाँ पे 14, 29 और 3 फरवरी, तीन यहाँ पे प्रमुख डेट्स रहे। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो महाकुंभ मेले में कई तरीके के आयोजन किए गए, जिसके कारण ये लगातार चर्चा का विषय रहा। कौन कौन से प्रमुख आयोजन इस दौरान हुए, उससे रिलेटेड डेटा हमारा क्या कहता है। एक चीज अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे
क्योंकि गंगा को लेकर के लगातार उसकी पवित्रता और शुद्धता को लेकर के भी काम चल रहा था। और महाकुंभ मेले के दौरान हमने देखा कि नमामि गंगे यज्ञ का भी यहाँ पे आयोजन हुआ। क्या विशेष रहा इसमें, तो सबसे पहले हम देखें तो नमामि गंगे टीम ने गंगा नदी की पवित्र प्रवाह को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का इसके लिए आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक गंगा सेवा दूतों और हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया था, जिसके जो रीजन यहाँ पे था कि गंगा स्वच्छता अभियान जो लगातार चलाया जा रहा था, स्वच्छता अभियान में युवाओं के योगदान को विशेष रूप से इसमें मान्यता दी गई। इसके अलावा सुरक्षा और संरक्षा उपायों को भी देखा है, महाकुंभ में काफी प्राथमिकता दी गई थी और काफी तरीके से यहाँ पर चीजों को व्यवस्थित, ताकि किसी तरीके की यहाँ पे अव्यवस्था ना होने पाए, सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सुविधाएं यहाँ पर की गई। तो लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीम और महाकुंभ क्षेत्र में लगातार तैनात रही। संगम पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसके लिए जल पुलिस इकाइयां भी यहां पर लगाई गई थी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं स्नान के दौरान जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर कई बार जो एक दायरा यहाँ पे क्रिएट किया जाता है कि इसके अंदर स्नान करना है, उससे बाहर चले जाते हैं और उसके प्रवाह ज्यादा होने के कारण उसमें बह भी जाते हैं और डूबने से यहाँ मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके सुरक्षा उपाय भी अपनाए गए थे कि जल पुलिस इकाइयां भी लगाई गई थी जो इस तरह की घटनाओं को होने से रोक सके। इसके अलावा महाकुंभ मेला 2025 में क्या विशेष रहा, तो देखिए यहाँ पर एक पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज में 13 से 26 फरवरी तक आयोजन हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ वाला, पूर्ण कुंभ वाला, ये एक सेगमेंट काफी चला था कि आखिर ये कब होता है, कितने वर्ष में लगता है, इनमें अंतर क्या है। तो वो सेगमेंट जो होता है उसको लेकर के क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो चीजें भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। वैसे भी आपने पढ़ा काफी होगा महाकुंभ को लेकर, क्योंकि 45 दिवसीय जैसे ये आयोजन चल रहा था। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यह प्रति 12 वर्ष में 4 स्थानों पर, ठीक है, प्रति 12 वर्षों में 4 स्थानों पर, जिसमें प्रयागराज यूपी में, हरिद्वार में लगता है जो कि उत्तराखंड में है, नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है और उज्जैन जो कि एमपी में है। 4 स्थानों पे, 4 सिटीज में या 4 राज्यों में देखा जाए प्रति 12 वर्ष में यहां पर यह आयोजित होता रहता है। कुंभ का शब्द का अर्थ क्या है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कुंभ का देखिए जो शब्द है, जो तात्पर्य है, एक बर्तन या एक पात्र से है, जिसका संबंध क्या है, हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि उसमें अमरता या अमृत से ये भरा हुआ है। तो कुंभ को एक पात्र की तरह देखा जाता है और वो पात्र जो है अमृत से भरा हुआ है और उसी को कहा जाता है कुंभ। और उसी तरीके से यहां पर देखा जाए तो इसका आयोजन क्या है, इसे अमृत स्नान कहा जाता है कि इतने सालों बाद इस तरह का संयोग बन रहा है। इसमें नहाने से कई तरीके के यहाँ पे पाप धुल जाते हैं या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरीके के सेगमेंट भी यहाँ पर हमने देखा और काफी कुछ यहाँ पर इसके बारे में एक पौराणिकता और महत्व जो है काफी यहां पर आपका चलता रहा। अब चलिए आपको बता देते हैं ये कुंभ महाकुंभ वाले सिस्टम को लेकर भी थोड़ा सा सेगमेंट और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कुंभ के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला, जो 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है उसे हम कहते हैं कुंभ। जो 12 वर्षों में, प्रति 12 वर्ष में जो मनाया जाता है उसे कहा जाता है कुंभ, ठीक है। और यहाँ पे देखा है जो कुंभ मेला है आपको कहाँ लगता है, 4 अलग अलग शहरों में, 4 अलग अलग राज्यों में लगता है। इसके बाद अर्ध कुंभ मेला जो होता है उसे कब कहा जाता है, जो हर छठे वर्ष होता है। हर छठे वर्ष आयोजित होने वाले को हम कहते हैं अर्ध कुंभ। और अर्ध कुंभ को ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 सिटीज में लगता है, एक हरिद्वार में और दूसरा प्रयागराज में। कुंभ मेला 4 सिटीज में लगता है, 4 राज्यों में, जबकि अर्ध कुंभ जो लगता है हर 6 महीने, हर 6 साल में, जो कि यहां पर आपको सिर्फ 2 सिटीज में लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। इसके बाद महाकुंभ कब लगता है, तो महाकुंभ देखा जाए तो 144 वर्षों में, यानी कि जो 12 साल में पूर्ण जो कुंभ लगता है उस वो 12 बार हो जाए, ठीक है। तो 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद जो यहां पर मनाया जाता है उसको कहा जाता है महाकुंभ। और ये 144 साल में लगा और ये देखा जाए तो सिर्फ यहां पर देखा है तो प्रयागराज में ही लगता है, इसलिए भी इसका एक बहुत ज्यादा महत्व था। तो यहां पर देखिए प्रयागराज में हर साल जो लगता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है माघ मेला, ठीक है। माघ मेला जो लगता है वो प्रयागराज में से लगता है और वो हर साल लगता है और वो कब से, जनवरी फरवरी में यहां पर लगा जाता है, इसे माघ कुंभ भी कहा जाता है। क्लियर है। तो यहां पर हमने 4 चीज देख ली, एक माघ कुंभ क्या होता है, कुंभ मेला क्या होता है, अर्ध कुंभ मेला क्या होता है और महाकुंभ मेला क्या होता है। तो 4 तरीके के मेलों की संज्ञा हमने देख ली, कौन सा कहां लगता है, किस किस सिटीज में लगता है, इसमें क्लैरिटी रखिएगा, वर्षों को ध्यान रखिएगा और यहां पर इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना है। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा जो कॉमन निकल के आती है आपको, कि जो हर तरीके का, चाहे वो कुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, चाहे माघ कुंभ हो या हम कहें महाकुंभ हो, ये सभी कहां के सिर्फ आयोजित हो जाते हैं, प्रयागराज में।
प्रयागराज एक ऐसी सिटी है जो यहां पर हर तरीके के कुंभ का आयोजन जो होता है, एकमात्र सिटी जो कि महाकुंभ जो होती है, सॉरी, प्रयागराज जो है वहां पे होता है। बाकी जगह पे कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो एक सेगमेंट तो हमने महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या सेगमेंट रहा, वो हमने देखा। और क्या रहा, तो देखा जाए तो इस साल के महाकुंभ में कई चीजों के, कह सकते हैं, लोगों को सुविधाएं देने के लिए, इलाज से संबंधित, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कई अलग अलग तरीके के आयोजन किए गए, जिसे अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि नेत्र कुंभ, दंत कुंभ, शिक्षा कुंभ, विद्या कुंभ। तो इस तरीके के कुंभ का भी आयोजन हुआ, जो यहाँ पर आयोजनों से जुड़े हुए चीजें थी। तो इसको लेकर भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या रहा, तो यहाँ पर अभी हमने देख लिया है कि 13 से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हुआ। और इस दौरान हमने देखा इस महाकुंभ मेले में आध्यात्मिकता के साथ साथ स्वास्थ्य, शैक्षिक और पर्यावरणीय पहलों को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो कई सारे जो पहल की गई उनके बारे में देखिए, क्या क्या पहल 2025 के महाकुंभ में की गई। पहला था नेत्र कुंभ, जिसे नेत्र शिविर हम लगाते हैं, लोगों के आंखों के इलाज को लेकर के सलाह मशविरा और इलाज, यहाँ पे ऑपरेशन इत्यादि की गतिविधियां होती हैं। तो ये जो आयोजन किया गया था नेत्र शिविर का, महाकुंभ में किया गया था, जिसे नेत्र कुंभ कहा गया। क्या क्या रहा इसमें विशेष, सबसे पहली चीज क्या था कि 9 एकड़ में विस्तृत नेत्र कुंभ का उद्घाटन हुआ। इसमें 150 से अधिक अस्पतालों में करीब 500 से अधिक डॉक्टरों का लक्ष्य था करीब 5 लाख नेत्र रोगियों का उपचार करना। 5 लाख नेत्र रोगियों का उपचार करना था। शिविर में देखें तो 3 लाख निःशुल्क चश्मे वितरित करने और 50,000 मोतियाबिंद की सर्जरी करने का टारगेट रखा गया। वर्ष 2019 के कुंभ के दौरान इस पहल से 1.5 लाख चश्मे वितरित किए गए थे और 3 लाख व्यक्तियों की जांच करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहां पर इसने स्थान भी बनाया था। और आगे उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों को उनके निवास के निकट अस्पतालों में सर्जरी के लिए रेफरल भी किया जाएगा। तो ये जो था नेत्र शिविर का आयोजन, उससे रिलेटेड डेटा हमने देखा। नेत्र के साथ साथ जो दूसरा कुंभ यहां पर देखा जाए तो दंत कुंभ, ज्ञान कुंभ और ग्रीन कुंभ भी लगा। सबसे पहले बात करते हैं दंत कुंभ को लेकर के। दंत कुंभ देखें तो दंत चिकित्सा शिविर से रिलेटेड है। और यहां पर देखिए विश्व हिंदू परिषद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीएचपी भी कहते हैं, वीएचपी के द्वारा पहली बार दंत कुंभ का आयोजन किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। नेत्र शिविर हमने देखा पहले भी आयोजन हुए हैं, 2019 में भी हुआ, लेकिन दंत कुंभ का जो है ये फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम जो चीजें होती है, कई बार क्या होता है ना, जो आयोग होता है उसको फर्स्ट टाइम की चीजें ज्यादा पसंद आ जाती हैं। वो जो ऐसी चीजों को क्वेश्चन के रूप में जल्दी से बना दे भी देता है कि ये पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ, ये सबसे बड़ा, ये इस तरह की चीजों को ज्यादा जल्दी से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और क्वेश्चन बना के रख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10 जनवरी से देखा जाए तो 26 फरवरी तक चलने वाले शिविर में 5 डेंटल चेयर की सुविधा थी और प्रत्येक चेयर से करीब 500 दंत परीक्षण करने, निःशुल्क उपचार, श्रद्धालुओं को निःशुल्क मौखिक देखभाल और साथ ही साथ यहाँ उत्पाद वितरित करने की यहाँ पे अपेक्षा इसमें की गई थी। तीसरा जो कुंभ लगा था वो था ज्ञान कुंभ। ज्ञान कुंभ का क्या उद्देश्य था, तो देखा जाए तो ज्ञान कुंभ जो है शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास, 1000 से अधिक प्रमुख शिक्षकों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षा मंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवों को एक साथ लाने के लिए आयोजन किया गया था ज्ञान महाकुंभ का। अब इसमें देखिए तो यह कार्यक्रम जो आयोजित हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर केंद्रित था और इसके 7 से 9 फरवरी तक यहाँ पे आयोजित हुए। चर्चा में क्या रहा, इसमें सबसे प्राथमिक जो शब्द रहे या विषय रहे, एक था निजी शिक्षण संस्थानों की भूमिका, दूसरा यहां पे देखा जाए तो महिला शिक्षा, तीसरा यहां पे था छात्र की सहभागिता, चौथा इसमें था पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियां और भारतीय भाषाओं के महत्व जैसे विषयों को यहां पर इसमें शामिल किया गया था। उससे संबंधित चर्चा, परिचर्चा इत्यादि को लेकर के यहां पर चीजों को शामिल किया गया। इसके बाद था ग्रीन कुंभ पहल। ग्रीन कुंभ पहल देखा जाए तो पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए महाकुंभ में इसका आयोजन किया गया था। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस जो है, इस गतिविधियों से जुड़े स्वयंसेवकों ने एक थैला एक थाली पहल यहां पर शुरू की थी। तो यह भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान रखेगा। एक थैला एक थाली पहल किससे जुड़ी हुई है, किसके द्वारा शुरू की गई, कब शुरू की गई, तो यहाँ पे आरएसएस और शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास के द्वारा ये पहल ग्रीन कुंभ पहल के तहत महाकुंभ में आयोजित की गई थी। उद्देश्य क्या था, इस अभियान का उद्देश्य था तीर्थयात्रियों को करीब 1.5 मिलियन स्टील प्लेटें और 2 मिलियन कपड़े के थैले वितरित करना, डिस्पोजल वस्तुओं के उपयोग को यहाँ पे कम करना और सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करना जैसे यहाँ पे पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। चलिए इसके बाद आता है
दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक मेला क्षेत्र में खाद्य सेवाएं संचालित करने वाले संगठनों को 1.5 लाख से अधिक स्टील की प्लेटें वितरित की गई। और ज्ञान महाकुंभ में 31 जनवरी को हरित महाकुंभ, हरित कुंभ का भी यहां पर निर्धारण किया गया था। अगला अगला है विद्या कुंभ। ज्ञान कुंभ और विद्या कुंभ दोनों लगे थे, ठीक है। तो ज्ञान कुंभ हमने देख लिया, अब बात करते हैं विद्या कुंभ की। विद्या कुंभ जो है श्रमिक परिवारों के बच्चों को अपने परिवारों के साथ विद्या कुंभ में भाग लेने का अवसर देता है। इस महाकुंभ में सांस्कृतिक और शैक्षिक पहलुओं का अनुभव प्राप्त करने का इसमें अवसर मिलता है। इसमें कहा गया था कि बच्चों को पढ़ाई में प्रगति करने, सहायता करने के उद्देश्य निःशुल्क पुस्तकें, पेन, शैक्षिक सामग्री यहां पर वितरित की जाएगी। और श्रमिक परिवारों के अभिभावकों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जा सके। साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए भी उन्हें यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सके। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विद्या कुंभ थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। विद्या कुंभ में किसको टारगेट किया गया था? श्रमिक परिवारों के बच्चों को और उनके अभिभावकों को। बच्चों को वितरित किया जाना था निःशुल्क पुस्तकें, पेन और शैक्षिक सामग्रियां, और अभिभावकों को यहाँ पर उनको वार्तालाप करके उन्हें यह प्रेरित करना था कि देखिए शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए शिक्षा क्यों होनी चाहिए और आपका उसमें क्या रोल है। इससे संदर्भित यहाँ पर आयोजन जो किया गया वो था विद्या कुंभ। अगला यहाँ पर वंचित बच्चों तक पहुंच को लेकर के भी यहाँ पे काम किया गया। आरएसएस से जुड़े संगठन विद्या भारती के द्वारा स्वयंसेवक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे और उनके परिवारों को महाकुंभ यात्रा की सुविधा प्रदान करने की योजना थी और सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्सवों में समावेशिता और उनकी भागीदारी को इसमें सुनिश्चित करना था। साथ ही बहुआयामी पहल महाकुंभ मेला 2025 में देखा जाए तो आध्यात्मिकता के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण को जोड़ती है और लाखों प्रतिभागियों को इसका अनुभव भी देती है। तो ये सारी जो चीजें जो पहल हुई हैं महाकुंभ में वो हमने देख लिया। और क्या रह गया महाकुंभ में और कुछ जानने को? तो देखिए यहाँ पे महाकुंभ की अपनी एक विरासत है और इस विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को ने भी पहचान दी है, उसको अपनी यूनेस्को सूची में शामिल किया है, ठीक है। तो यहां पर उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देख, कुंभ मेला जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, फुल फॉर्म है यूनेस्को का, कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत यहां पे शामिल है। यह पृथ्वी के तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है जो कि पवित्र नदी में स्नान करने या डुबकी लगाते हैं। और नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा और प्रयागराज में गंगा, यमुना, पौराणिक सरस्वती के नदी पर संगम में यहाँ पर आयोजित होता है। अच्छा, एक चीज और निकल के आई। अभी हमने देखा कि कुंभ जो है हर 12 वर्षों में 4 सिटीज में आयोजित होता है, लेकिन अब देखा जाए तो एक फैक्ट और इसमें जुड़ जाता है, जो 4 सिटीज में आयोजित होता है वो अलग अलग यहाँ पे देखा जाए तो नदियों पर भी होता है, ठीक है। हर जगह गंगा ही नहीं है, हर जगह यमुना ही नहीं है, तो यहां पर देख लिए वो भी नदियों पर भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो नासिक में जो यहाँ पे कुंभ आयोजित होगा वो किस नदी पर होता है? गोदावरी नदी पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो महाकुंभ या जो कुंभ का आयोजन होता है वो किस नदी पे होता है? शिप्रा नदी पर। हरिद्वार में देखा जाए तो एकमात्र जो होता है वो सिर्फ गंगा नदी पर होता है। और प्रयागराज की पौराणिकता देखा जाए और भी यहाँ पे महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यहाँ 3 नदियों के संगम को प्राथमिकता दी गई है, 3 नदियों का है, ठीक है। तो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती को भी यहाँ पे मान्यता दी जाती है। उनके बाकी हर जगह सिर्फ एक एक नदियां हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नदियों की बात की जाती है कि वहां पे एक त्रिवेणी संगम है जहां पे स्नान होता है और उसका महत्व इस कारण से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। चलिए, अब हरित महाकुंभ को लेकर के थोड़ा सा और डेवलपमेंट क्या क्या रहा, क्या क्या और प्रयास किए गए और उससे जुड़े पहलुओं को लेकर थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो 31 जनवरी 2025 को प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन हुआ और करीब 1000 से अधिक पर्यावरण जल संरक्षण कार्यकर्ता इसमें एकजुट होते हैं। इसके बाद शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो है वो ज्ञान महाकुंभ के हिस्से के रूप में यहां पर इसे आगे बढ़ाती है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को इसका मुख्य संरक्षक बनाया जाता है। क्या क्या विशेष इसमें किया गया हरित महाकुंभ के अंतर्गत? तो अगर हम देखें तो पहला तो चर्चा किस टॉपिक्स पर की गई? चर्चा आयोजित की गई प्रकृति, पर्यावरण, जल, स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर। दूसरा, विशेषज्ञ जो है प्रकृति के 5 तत्वों के बीच संतुलन बनाने और इससे जुड़ी चुनौतियों को निपटने के संदर्भ में यहाँ पे जानकारी भी साझा करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में महाकुंभ में आने वाले पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान के जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में विचार प्रदान किए जाएंगे।
स्वच्छ महाकुंभ पहल की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जो सरकारी एजेंसियां रहेंगी, जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो नागरिक हैं, उनके साथ मिलकर के काम करना। इसके अलावा स्वच्छता रथ यात्रा यहां पर निकालना, इसके माध्यम से देखा जाए तो स्वच्छता को बढ़ावा देने, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता रथ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो लोगों को एक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना, स्वच्छता को लेकर के किस तरीके काम करना देखा जाए। क्योंकि स्थानीय स्तर पे हम यहाँ पर रह रहे हैं और मैं भी क्योंकि इसी क्षेत्र में यहाँ पर था, तो प्रयागराज से ही हूँ, तो उसके कारण में काफी कुछ मैंने यहाँ पर पिछले 45 दिनों में देखा किस तरीके से लोग इसमें शामिल हुए, खुद से यहाँ पर जाकर के गंगा कि जो यहाँ पे त्रिवेणी जो क्षेत्र था वहां पर जाकर के लोग वॉलेंटियर कर रहे थे, गंगा के घाटों को लेकर के जो गंदगी यहाँ पर हो रही थी, जो लोग तीर्थयात्री आ रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे, जो सामान छोड़कर जा रहे थे, जो प्लास्टिक्स थे उनको जाकर के किस तरीके से हटा रहे थे, उसे सफाई में वॉलंटियर का स्तर कर रहे थे। तो इसका काफी एक कह सकते हैं कि इसका प्रभाव भी पड़ा, लोग भी शामिल हुए और इसको लेकर के काफी यहाँ पर जो प्रयागराज वासी रहे वो यहाँ पर काफी क्योंकि 45 दिन तक मेला था एक तरीके का, लोग हर एक कह सकते हैं कि मार्ग से यहाँ पर प्रयागराज एंटर कर रहे थे, चाहे वो एमपी से आना हो, चाहे साउथ से आना हो, चाहे दिल्ली साइड से आ रहे हैं आप, या आप किसी भी कोने से अगर आप आ रहे हैं, चाहे बिहार से आ रहे हैं, इधर आपका राजस्थान से आ रहे हैं, तो किधर से भी आ रहे हैं, लेकिन आ यूपी रहे थे और सारी तरफ से यहाँ पर जो व्यवस्था थी कुछ ऐसी ही थी। सारा जो मेला का आयोजन होना था सब यहाँ पे प्रयागराज में रहे थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस उद्देश्य की पूर्ति काफी कुछ हद तक होती है। और देखा जाए तो महाकुंभ जो श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए स्वच्छता के प्रतीक के रूप में इसी कारण से यहाँ पर बना, किस तरीके से इतने बड़े मेला का आयोजन जो होता है सफल रहा। और मेला खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि प्रयागराज जो है या वो जो क्षेत्र था पूरा कूड़े का एक कह सकते हैं ढेर बन गया हो, हर जगह प्लास्टिक और या फिर नदी में जो है आपको देखा जाए तो प्लास्टिक आपको देखने को मिली है, ऐसा कुछ आपको न तो, क्योंकि इतनी सारे न्यूज चैनल थे कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये काफी हद तक यहाँ पे सफल रहा कि लोगों ने वॉलंटियर करके चीजों को काफी बेहतर तरीके से इसका आयोजन को सफल बनाया। तो प्रदर्शनों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए गए, देखा जाए तो रंग कोडित कूड़ेदान भी थे, गीले सूखे अपशिष्ट को उचित उपचार को लेकर के यहाँ पे काम किया, उसको अलग कैसे करना उसकी जानकारी भी साझा की गई। रथ के साथ साथ स्वच्छता थीम वाले जो संगीत थे, बैंड थे, वो यहाँ पर चलाए गए लोगों को जागरूक करने के लिए। सफाई मित्रों और नगर निगम कर्मचारियों को स्वच्छता उपायों के बारे में जानकारी दी गई। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इसके अंतर्गत किया गया था। चलिए ये तो हमने यहाँ पर देख लिया है। महाकुंभ में एक चीज और यहाँ पे काफी चर्चा का विषय है, अडानी का नाम एक टाइम पे आया। अडानी का नाम चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि महाकुंभ में एक महाप्रसाद सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ एक पहलू काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, काफी दिनों तक न्यूज पे था, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हुआ क्या था। सबसे पहले देखिए अडानी समूह जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस यानी इस्कॉन ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक साझेदारी की थी, ठीक है। और इस साझेदारी को ही यहाँ पर महाप्रसाद सेवा कहा गया था। ये था क्या और कब से कब तक चला? देखिए यहाँ पे अवधि और पेशकश यानी महाप्रसाद सेवा जो है पूरे महाकुंभ के दौरान 13 से जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलनी थी। इस आयोजन के दौरान देखा 50 लाख श्रद्धालुओं को यहाँ पे भोजन परोसा जाएगा, ये यहाँ पे टारगेट रखा गया था, जो उसकी पार हो गया था। और सहयोग और स्वीकृति की बात करें तो अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी इस महल में इस्कॉन के समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया और इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन जो है के अध्यक्ष गुरु प्रसाद स्वामी से यहाँ पर मुलाकात की और इसके बारे में यहाँ पे प्लान किया। भोजन की तैयारी और वितरण को लेकर के क्या व्यवस्था की गई थी? तो देखा जाए तो भोजन मेला क्षेत्र के अंदर बाहर स्थित 2 रसोई घरों में तैयार किया जाएगा। महाप्रसाद का वितरण महाकुंभ क्षेत्र में 40 निर्धारित स्थानों पर था और लगभग 2500 स्वयं सेवक जो है भोजन वितरण में सक्रिय रूप से यहाँ पर जुड़े हुए थे। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों, बुजुर्ग श्रद्धालुओं, छोटे बच्चों वाली माताओं सहायता के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था यहां पर की गई। आध्यात्मिक प्रसाद के भाग में उपस्थित लोगों के बीच यहाँ पे गीता सार की करीब 5 लाख प्रतियां भी यहाँ पर वितरित की गई थी। थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि यहाँ पे एक संगठन जुड़ा हुआ है इस्कॉन, ठीक है, वो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जानकारी है, वो भी देख लेते हैं। देखिए 1966 में स्थापित हुआ था आपका इस्कॉन, ठीक है, और हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में यहाँ पर इसे जाना जाता है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य का करीब 89 भाषाओं में अनुवाद किया गया और विश्व भर में देखा जाए तो वैदिक साहित्य के रूप में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा इस्कॉन आंदोलन के जो सदस्य हैं भक्ति वेदांत स्वामी को कृष्ण चैतन्य के प्रतिनिधि और दूत के रूप में भी यहाँ पर देखा जाता है। तो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं इस्कॉन यहाँ पर, और इससे संबंधित जो यहाँ पर इसके अनुयायी हैं वो लगातार पूरे विश्व में देखा जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा को लेकर के प्रसार करते हैं। और वो यहाँ पर अडानी ग्रुप के साथ मिलकर के महाकुंभ में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी।
चलिए अगली बात करते हैं कि महाकुंभ में टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक क्वेश्चन लगातार काफी सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे कि जो डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने लोग नहा के गए, इतने करोड़ लोग आज के दिन, इतने करोड़ लोग इस दिन, इतना रिकॉर्ड यहाँ पे बन रहा है, तो ये डेटा आप कैसे किसी को काउंट कैसे कर रहे हो, पता कैसे लगा रहे हो, जानकारी कैसे हासिल कर रहे हो, तो उसके लिए देखा जाए तो सरकार के द्वारा न सिर्फ यहाँ पे काउंटिंग के पर्पज से बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से, लोगों किसी तरीके की असुविधा ना हो, हर तरीके की जानकारी उनको चाहे प्रोवाइड कराना हो, सरकार के द्वारा इस महाकुंभ में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया। और यही यहाँ पर जो बात होती है कि टेक्नोलॉजी बहुत कह सकते हैं कि आपके लिए ऐसी चीजों में, या हर छोटे से छोटे काम से लेकर हर बड़े से बड़े काम में टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे बड़ी यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती है। और वही कुछ यहाँ पर देखा जाए तो महाकुंभ में भी देखने को मिला। कैसे क्या क्या चीजें रही विशेष रूप से उसको देखते हैं। देखिए महाकुंभ 2025 में एआई के प्रयोग को लेकर के सबसे पहले तो श्रद्धालुओं की भीड़ को प्रबंधित करने, या फिर अगर हम देखें अचानक भीड़ बढ़ने की जो पूर्वानुमान था उसको लगाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, अधिकारियों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरों का। और देखा जाए तो इसके माध्यम से भीड़ के आंकड़े सबसे पहले तो एकत्रित किए जा रहे थे सीसीटीवी के माध्यम से कि प्रतिदिन करीब 50 से 60 लाख लोग जो है मेले में आ रहे थे। अनुष्ठानिक स्नान के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जा रही थी, जैसे कि कुछ डेटा हमारे सामने है वो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पौष पूर्णिमा के दिन जिस दिन पहला जो स्नान यहाँ पर आप देखते हैं तो करीब 1.6 करोड़ लोगों ने यहाँ पर आपको डुबकी लगाई थी। उसके बाद अगले दिन मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी को यहाँ पे जो डेटा है वो बढ़ के हो गया था 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। और सबसे ज्यादा एक दिन में स्नान करने का जो रिकॉर्ड यहाँ पर बना था वो था मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को। और अनुमानतः यहाँ पे 6 से 7 करोड़ लोगों के यहाँ पे जो है स्नान की यहाँ पर बात की गई थी और वो यहाँ पर उनके द्वारा अचीव भी किया गया था और एक बड़ा डेटा यहाँ पर वो निकल के आया था। और उसकी जो भीड़ आपको मैं बताऊं कि प्रयागराज में क्योंकि मैं रहता हूं और जो यहाँ पे हम बात करें कि रीवा और प्रयागराज नेशनल हाईवे है, उस हाईवे पर 3 दिन में जाके जाम क्लियर हुआ था मौनी अमावस्या का। 3 दिन में लोग यहाँ पर लगातार कई कई किलोमीटर तक यहाँ पर लोगों का जाम लगा हुआ था। और लोगों को खाने पीने से लेकर के हर तरीके जो व्यवस्था थी वहां पे जो बीच बीच में सिटीज थे या कस्बे थे या हम कहें गांव थे, उन लोगों के द्वारा उन लोगों की यहाँ पे हेल्प की गई, पानी से लेकर के खाने तक हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड की गई। लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे 3 दिन में जाके ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे मौनी अमावस्या की भीड़ को क्लियर किया गया था। तो यहाँ पर लोगों के स्नान करने को लेकर के जो हुजूम था, जो श्रद्धालुओं की ये कह सकते हैं जो श्रद्धा थी, उसके कारण ये जो होता है जनसंख्या काफी लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना और उसको नियंत्रित करना बिना किसी प्रकार की बहुत बड़ी कह सकते हैं कि समस्या हुए बिना, भगदड़ हुए बिना, वो बहुत बड़ी यहाँ पर अचीवमेंट रही। निगरानी और मॉनिटरिंग के सेटअप्स की अगर हम बात करते हैं, प्राधिकारियों ने महोत्सव में पूरे प्रयागराज में लगभग 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और 1800 कैमरे जो है मेला क्षेत्र में लगाए गए थे। यानी कि पूरा मेला क्षेत्र में सबसे ज्यादा कैमरे थे क्योंकि भीड़ अंततः जाकर वहां इकट्ठा हो रही थी। और बाकी हर एक रूट से जहां पे भीड़ की एंट्री होनी थी और सिटीज में अगर हम देखें वहां पर भी आपको लगाया गया था कि लोग कितनी भीड़ आ रही है, क्या जनसंख्या किधर ज्यादा हो रही है, किसको कैसे डाइवर्ट करना है, कहां रोकना है, तो उसको लेकर के भी लगातार एक निर्देशन चालू था। मेला क्षेत्र में 4 एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र यानी कि आईसीसीसी के माध्यम से यहाँ पे निगरानी की गई थी। भीड़ प्रबंधन को लेकर के एआई तकनीकी को में भी अगर हम देखें क्या क्या यहाँ पे भूमिका रही। सबसे पहले देखिए 18 सीसीटीवी कैमरे 160 एआई तकनीकी से लैस। एआई विशिष्ट समय पर विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों की संख्या का अनुमान लगाने प्रति वर्ग मीटर भीड़ की घनत्व की गणना करता है। अधिकारी जो है प्रमुख स्नान के दिनों में अपेक्षित तीर्थयात्रियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एआई डेटा का प्रयोग करते रहे और भीड़भाड़ को रोकने के लिए भीड़ की दूसरी दिशा में मोड़े जाने का भी काम किया जाता रहा। साथ ही साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया में एआई का क्या प्रयोग किया गया। सबसे पहले देखें तो एआई जो है आपातकालीन स्थितियों में निकासी की सुविधा सबसे पहले सुनिश्चित करती है कि लोगों को निकाला कहां से जा सकता है। जैसे कि हाल ही में आग की घटना काफी बार यहां पर देखने को मिलती है, काफी बार यहां पर देखा जाए तो महाकुंभ में आग लगने की सूचना भी हमें यहाँ पर आती है। तो 40 झोपड़ियों और 60 टेंट में यहाँ पर और इस तरह कई सारी घटनाएं जहाँ पे आग लगी बार बार। और यह पहली बार जब वैश्विक स्तर पर इतने बड़े पैमाने भीड़ प्रबंधन को एआई के उपयोग के माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि आग लगने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भीड़ भगदड़ मच गई हो, मेले में बहुत ज्यादा असुविधा हो गई हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमने देखने को नहीं मिला। चुनौतियों और सीमाओं की अगर हम बात करें तो कम नेटवर्क कनेक्टिविटी और तकनीकी समस्याओं के कारण एआई मॉडल कभी कभी खामियां होती हैं क्योंकि तकनीकी है, कभी भी खराब हो सकती है और खराब होने की स्थिति में आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।
सभी सीसीटीवी कैमरों को एआई से लैस करना देखा जाए तो लागत जो है प्रतिबंधात्मक बना हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो सफल आयोजन हुआ। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पहलुओं पर भी अगर हम देखें तो एआई जो है होता क्या है। एआई एक तरीके का कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित रोबोट की एक क्षमता है जो ऐसे कार्य कर सकता है जो आमतौर पर मनुष्यों के द्वारा करना संभव नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मानवीय बुद्धि और विवेक की जो आवश्यकता है वो कहीं ज्यादा तेजी से कैलकुलेट करके चीजों को डिसीजन लेना और चीजों को करना, वो यहाँ पर आपके लिए रोबोट्स के लिए यहाँ पे ज्यादा बेहतर है रहा, और इसी कारण से एआई जो है परफॉर्मेंस भी देखा है उनका अच्छा रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई एआई नहीं है जो सामान्य मनुष्य के द्वारा किए जा सकने वाले विविध प्रकार के कार्य कर सके, फिर भी कुछ एआई जो है विशिष्ट कार्यों में मनुष्य की बराबरी कर सकते हैं। जैसे कि हम मल्टीपर्पज कह सकते हैं कि टैलेंटेड लोग होते हैं ह्यूमंस, और कई सारे काम वहां पर हम कर सकते हैं, कई तरीके की सोच कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन रोबोट्स पर्टिकुलर किसी काम में एक विशेषज्ञ हो सकता है, और उसका जो लाभ होता है वो हमें यहाँ पर जरूर मिलता है। विशेषता और घटक की बात करते हैं। देखिए, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता है इसकी तर्कसंगतता और ऐसे कार्य करना जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करते समय सबसे अच्छी संभावना क्या हो सकती है। एआई का एक उपसमूह यानी कि मशीन लर्निंग पर काम करना, और डीप लर्निंग की तकनीकें पाठ चित्र वीडियो जैसे असंरचित डेटा की विशाल मात्रा का अवशोषण के माध्यम से स्वचालित शिक्षण को यहाँ पे सक्षम बनाने का भी काम करती है। तो महाकुंभ को लेकर के जो भी यहाँ पर अपडेट थी वो हमने आज के सत्र में यहाँ पर देख ली है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक हमने बजट को देख लिया, और आज के सत्र में हमने यहाँ पर महाकुंभ से संबंधित जो सभी तरीके के न्यूज थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब आपका काम है इसको यहाँ पर रिवाइज करना, और नेक्स्ट सत्र में हम फिर मिलेंगे ऐसे यूपी बेस्ड ऐसे कुछ जरूरी यहाँ पे घटनाक्रमों को एक बार फिर से स्टडी करने के लिए।